बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट जो आज हमने कंडक्ट किया अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। आप इस टेस्ट को वॉच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और इसके साथ साथ इस कंप्लीट टेस्ट का जो ऑनलाइन गूगल टेस्ट का लिंक है वो भी हमारी डिस्क्रिप्शन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मेंशन है। तो सबसे पहले आप इस टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करें अगर आप केपीके से बिलोंग करते हैं और 1 नवंबर को लेक्चर केमिस्ट्री के टेस्ट में अपेयर होने जा रहे हैं। तो आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे डिटेल में, आज की इस वीडियो को डिस्कस करेंगे आज के टेस्ट को और इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि आपके पास ओनली 2 डेज रिमेनिंग है आपके लेक्चर केमिस्ट्री के टेस्ट के लिए और आप विद इन 2 डेज आप किस तरह जो है वो स्मार्ट स्टडी करके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज करके अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने टेस्ट को जो है वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज 25% डिसोसिएटेड एट 20 डिग्री एट 180 mm प्रेशर पे, द वैल्यू ऑफ केपी। यहाँ पे जो है ना वो केपी की वैल्यू पूछी गई है। तो दिस इज वेरी सिंपल। वी नो दैट कि जो केपी होता है इज इक्वल टू दी, अगर हम बात करें सबसे पहले आपने डिसोसिएट करवाना है PCl5 को। अगर हम PCl5 को डिसोसिएट करवाएं तो PCl5 ये डिसोसिएट होकर कन्वर्ट हो जाता है PCl3 एंड Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सेकेंडली अगर हम देखें तो इसका Kp का फार्मूला बनता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो यानी कि प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड सेकेंडली पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 का। दिस इज दी रेट इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर द केपी। अब हमने देखना स्टूडेंट ये है कि हमारे पास अगर हम बात करें कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमारे पास है 1 मोल। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो PCl5 है इस केस में ये हमारे पास 1 मोल है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। जब टाइम 0 होता है तो आपके प्रोडक्ट में 0 मोल्स और 0 मोल्स आपकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब आप देखें कि 25% इक्विलिब्रियम पे ये डिसोसिएट हो जाता है तो इट मीन 1 माइनस 25 है तो इट मीन 0.25 आपके 0.25 मोल जो है वो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में चले गए। तो ये भी 0.25 बनता है, इसका भी 0.25 मोल्स की फॉर्मेशन होती है। एक्चुअल में देखें तो ये 1 माइनस 0.2 तो यानी कि 0.75 मोल्स हैं। इस तरह अगर हम देखें तो टोटल मोल्स अगर आप कैलकुलेट करें टोटल मोल्स तो यहाँ पे कितने बनेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो 0.75 प्लस 0.25 प्लस 0.25 तो टोटल मोल्स यहाँ पे हैं 1.25 मोल्स हैं। दीज आर द टोटल मोल्स। अब हम क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर निकालेंगे और वो सिंपल है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अगर हम PCl5 का पार्शियल प्रेशर निकालें तो इसके मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स इसके 0.75 हैं तो टोटल मोल्स हैं 1.25 मल्टीप्लाई इनिशियल मोल्स कितने थे 1 मोल हैं। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह ये हमारे पास ये पार्शियल प्रेशर आ चुका है PCl5 का जो कि 0.6 है, 0.6 ATM। इस तरह आप जो है PCl3 का निकाल सकते हैं। अगर आप PCl3 का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो PCl3 के नंबर ऑफ मोल जो कि कितने हैं 0.25 हैं, टोटल मोल हमने निकाले हैं 1.25 है, मल्टीप्लाई 1 करें जो टोटल प्रेशर था तो ये ऑलमोस्ट कितना आएगा 0.2 आएगा। इसी तरह सेम अगर देखें तो Cl2 के केस में भी सेम जो है वो इस तरह की कैलकुलेशन होगी और इसके क्या आएंगे 0.2 मोल्स सॉरी 0.2 जो है आपका प्रेशर आ जाएगा ATM में आ जाएगा। दीज आर दी पार्शियल प्रेशर। तो अब आप यही सेम वैल्यूज 0.6 0.2 एंड दिस इज 0.2 आपने फार्मूला में पुट करनी है जो हमने ये फार्मूला यूज़ किया है KPK का। अब अगर आप इस फार्मूला में इसको पुट करते हैं तो KP इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6 तो ये इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 0.066 इज द फाइनल आंसर है। तो दिस इज द पार्शियल दिस इज द वैल्यू ऑफ KP 0.066। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये आप विदाउट कैलकुलेटर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज द लेंथी कैलकुलेशन बट आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव 0 pH। तो यहाँ पे आप देखें तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी बनेगा क्योंकि यहाँ पे 1 मोलर HCl है और मोनो एसिड है तो यहाँ पे डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा हाइड्रोजन आयन एंड Cl नेगेटिव बनेगा। तो 1 मोलर था
तो इसका मतलब है कम्प्लीटली 100% डिसोसिएट होता है तो आपको ये भी 1 मोलर मिलता है और ये भी 1 मोलर मिलता है। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर है, तो जब आप नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन लेते हैं तो 1 का जो लॉग होता है वो 0 होता है, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो आपकी 0 आ जाती है इन केस ऑफ डी। बाकी आप देखें तो यहाँ पे आपकी pH 0 नहीं होगी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है द रिएक्शन इज गिवन और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 है, इट मीन दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वो कहता है कि हाउ मेथनॉल कैन बी प्रोड्यूस इन द मोर क्वांटिटी, यानी कि आपने मेथनॉल की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो या तो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, या फिर सेकंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है प्रेशर का। तो आप प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर वी नो दैट कि आपका जो रिएक्शन है टू वर्ड द लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है। तो प्रोडक्ट में आपके 1 मोल हैं जबकि रिएक्टेंट में 3 मोल्स हैं, तो आपका प्रेशर जब आप इंक्रीज करेंगे तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा टूवर्ड द लेस नंबर ऑफ मोल्स, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट यानी कि मेथनॉल की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो इट मीन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर जो है वो आपका प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा और आपका प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड की जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो इसके रिजल्ट में आपका मिलता है H2 मिलता है और प्लस I2 मिलता है। तो दिस फॉलोज द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी रेट इक्वेशन लिखें तो K इज इक्वल टू रेट R इज इक्वल टू K एंड दिस इज द HI का स्क्वायर होता है, तो दिस फॉलोज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इन केमिसॉर्प्शन द एड्सॉर्प्शन इज। यहाँ पे देखें तो जो केमिसॉर्प्शन होती है दिस इज द केमिकल एड्सॉर्प्शन है बेसिकली। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो इट मीन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं एंड दिस इज नॉट द रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एंड इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इन केस ऑफ केमिकल सॉर्प्शन। और अगर फिजियो सॉर्प्शन होती तो वो वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और वो रिवर्सिबल फिनोमिना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन अ कोलाइडल सिस्टम द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर रिस्पेक्टिवली गैस एंड सॉलिड। तो आपकी जो डिस्पर्स फेज है जो कि लेस अमाउंट में है वो आपकी गैस है, एंड सॉलिड जो है आपका क्या है डिस्पर्शन मीडियम है, जिसको आप सॉल्वेंट भी कह सकते हैं इन केस ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो आपका कोलाइड बनता है दिस इज दी इसको कहते हैं फोम रबर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरह या इसको स्टायरीन फोम भी आप कह सकते हैं, फोम रबर भी कह सकते हैं। जबकि अगर आपके पास गैस फॉर्म में डिस्पर्स फेस हो और लिक्विड फॉर्म में आपका डिस्पर्शन मीडियम हो तो उसको हम कहते हैं दिस इज दी लिक्विड आप फोम कहते हैं उसको। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। 7 है हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 100 ml ऑफ 1 नॉर्मल सोल्यूशन। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो जस्ट आप नॉर्मेलिटी का फार्मूला यूज़ करें। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मैस ओवर इक्वलेंट मैस, ये नोट कर लें यहाँ पे इक्वलेंट वेट मल्टीप्लाई, अगर आप 1000 लेते हैं तो वॉल्यूम आपको ml में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखें तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन है, ये वैल्यू उसने दे दी है और मैस हमने फाइंड आउट करना है। इक्वलेंट वेट यहाँ पे देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मैस होता है वो आपका कितना होता है स्टूडेंट, वो आपका 74 होता है, 74 मोलर मैस होता है। और इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल जो आयन है OH आयन वो 2 हैं, तो यहाँ 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 37 इज द इक्विवेलेंट वेट है इसका। तो 37 यहाँ पे पुट करेंगे 1000 और वॉल्यूम आपका लिया गया है किसमें 100 ml में लिया गया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप पे देखें तो ये आपका बन जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3.7 ग्राम जो है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है कि इफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस है एक्सपैंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस है, 2 मोल्स इसके एक्सपैंड होते हैं फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर है, टेम्परेचर भी गिवन है केल्विन में, वर्क डन बाय द गैस। तो इसके लिए हमने फार्मूला भी पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में, जब आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उस केस में हमने डिफरेंट केसेस पढ़े थे, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं वर्क डन इज इक्वल टू दी NRT नेचुरल लॉग V2 ओवर V1, ये फार्मूला हमने यूज़ किया था। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 2 हैं, R की वैल्यू आप 8.31 पुट करते हैं, टेम्परेचर 300 है, नेचुरल लॉग यूज़ करेंगे, V2 आपका टेम्परेचर कितना है
20 है, ये 10 है, तो 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 8.31 मल्टीप्लाई 300 एंड मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग 2 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं दिस इज दी 0.693। अगर आपको ये नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू नहीं आती तो कॉमन लॉग तो आप निकाल सकते हैं ना। तो कॉमन लॉग किस तरह निकालते हैं, इसको आप कन्वर्ट इस तरह भी कर सकते हैं, 2.303 लॉग ऑफ 2, और log 2 की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 0.3 होती है। तो इस तरह जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका फाइनल आंसर आता है 3455 जॉल, आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा, 3455 जॉल इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द रेडियो कार्बन डेटिंग में। ये कार्बन 14 हम यूज करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, एज डिटरमिन करने के लिए रॉक की एज। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड इन दी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, इसको कहते हैं PET स्कैन फॉर पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। जब आप पॉजिट्रॉन को इमिट करते हैं तो यहाँ पे आप यूज करते हैं फ्लोरीन 18। तो यहाँ पे फ्लोरीन 18 आइसोटोप आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होता है इन दी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज एक्स इज 5 डेज। तो यहाँ पे हाफ लाइफ 5 डेज है, और स्टार्टिंग विद दी 128 ग्राम ऑफ एक्स, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, और कहता है कि अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 25 डेज। तो टाइम टी भी गिवन है, हाफ लाइफ टी 1/2 भी गिवन है, और यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन एन नॉट भी गिवन है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था केमिकल कैनेटिक्स में भी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी। तो इस केस में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपने निकालना है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्योंकि हम ये शॉर्ट फार्मूला ये यूज करते हैं, ये नोट कर लें, n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n एन नॉट, दिस इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल जाए तो हम ये वाला फार्मूला यूज करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको भी नंबर ऑफ हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना भी इजी है। वी नो दैट कि टाइम t इज इक्वल टू हाफ टाइम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो यहाँ पे जो टाइम t है वो आपके पास टोटल 25 डेज है, हाफ लाइफ भी गिवन है 5 है, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो n इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो 5 है यहाँ पे। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन निकालिए, n इज इक्वल टू 1/2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 5 है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 128 है, और अगर 1/2 की पावर 5 लें तो ये आपका आंसर आता है 32। 1/32 डिवाइड मल्टीप्लाई 128, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 122 आता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू दिस इज दी 4 ग्राम, ये आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी। दिस इज द करेक्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा, 4 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर विच कंडीशन डज अ रियल गैस बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए दो ही कंडीशंस हैं कि यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके देयर विल बी द नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और वो आइडियलिटी से उतना अवे जाता जाएगा ट्रेंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 12 का वो आपका हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस हैज जीरो वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आपकी जो मोशंस होती हैं वो सीज हो जाती हैं और यहाँ पे वॉल्यूम जीरो हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसको जीरो केल्विन कहते हैं, या आप कह लें 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो दिस इज द डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेटालिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो दिस इज द क्रोमियम डाइऑक्साइड, CrO2 जो है ये मेटालिक भी है और इसके साथ साथ ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जबकि बाकी जो कंपाउंड्स हैं दीज आर नॉट दी फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल्स ऑफ आयरन Fe3+ टू दी Fe2+ विद दी 100 एम्पेयर करंट। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, तो इसको आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे Fe3+ जो है दिस इज कन्वर्टिंग इनटू दी Fe2+, इसमें कन्वर्ट होता है। और स्टूडेंट याद रखिएगा, हम ये भी जानते हैं कि Q चार्ज होता है वो होता है I × T, ये हमने पढ़ रखा है। इसके साथ साथ हमने एक और फार्मूला पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू
n मल्टीप्लाई एफ फेराडे कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये राइट हैंड साइड जो है ये बन जाएगा आपके पास I मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एफ। तो यहाँ पे हमने निकालना है क्या, हाउ मच टाइम, तो हमें टाइम चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, तो टी इज इक्वल टू ये बन जाएगा एन मल्टीप्लाई एफ डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि गिवन है, कौन से हैं, 3 मोल्स गिवन है, तो आप इसी में वैल्यू पुट करें। t इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई फ्राडे कांस्टेंट की वैल्यू थी 96,500 और जो करंट है वो आपने यहाँ पे पुट करना है कौन सा, 100 एम्पेयर दिया गया है। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगी, 965 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2895 सेकेंड। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो सम टाइम इस तरह की भी कैलकुलेशन आ जाती हैं तो फिर आपने देखना होता है कि जो मोर क्लोज रीन वैल्यू होती है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे देखें तो 2895 इज इक्वल टू दी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दी 2900। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, द बेयर्स प्रोसेस इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये एल्यूमिनियम के लिए हॉल ब्राड प्रोसेस भी और बेयर प्रोसेस भी ये यूज होता है, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है स्पेसिफिकली। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। जब आप एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप इसको हीट करते हैं ओर को, तो दिस प्रोसेस टू रिमूव द इम्प्योरिटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, इसको कहा जाता है। 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टूडेंट बी है। तो ये मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के हवाले से, तो इसको जरूर अच्छे तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, which of the following alloys is commonly used in the aircraft due to the high strength to weight ratio, तो this is called the ड्यूराल्यूमिनियम। ड्यूराल्यूमिनियम जो है ये आपका जो है ना वो एल्यूमिनियम अलाय है और ये यूज होता है एयरक्राफ्ट वगैरह में। तो यहाँ पे दिस इज दी ऑल टाइप्स ऑफ अलायज, जितने भी एल्यूमिनियम के अलायज हैं आप उसको एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं। दिस इज दी ओर ऑफ एल्यूमिनियम। जबकि ब्रॉन्ज जो है वो तो आप पढ़ चुके हैं, कॉपर और टीन का अलाय है, कॉपर प्लस टीन का अलाय है। ब्रास जो है ये कॉपर और जिंक का अलाय है। जबकि यहाँ पे प्यूटर देखें, प्यूटर PEWTER, दिस इज एन अलाय ऑफ, ये बेसिकली आपका टिन का अलाय है। यहाँ पे टिन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, तो दिस इज दी अलाय ऑफ टिन। और यहाँ पे देखें तो ये टिन होता है, इसमें कुछ अमाउंट में एंटीमनी होता है और कॉपर होता है कुछ अमाउंट में और कुछ में बिस्मथ प्रेजेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज द अलाय ऑफ टिन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। 19 है, विच पीरियड 4 एलिमेंट इज नोन फॉर हैविंग द मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखें तो क्लोरीन और जो फास्फोरस है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, जबकि जो क्रोमियम और मैंगनीज है ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं। दिस बिलोंग टू दी फोर्थ पीरियड। और क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है और मैंगनीज की मैक्सिमम +7 तक चली जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा, मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट स्टेबल बेस्ड ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स है। तो इसको आप जब भी इस तरह की क्वेश्चन हो कि कौन सा स्टेबल कम्प्लेक्स है तो आप इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी आप जज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने डिफरेंट लिगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अरेंज किया था इन द कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर। तो वहाँ पे देखें जो मोर स्ट्रॉन्ग यानी कि लिगेंड होता है वो आपके कम्प्लेक्स को मोर स्टेबलाइज कर देता है, उसकी एनर्जी को स्टेबलाइज कर देता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो बी बनेगा, क्योंकि जो सायानाइड लिगेंड है सियानो, दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज कम्पेयर टू द वाटर, हाइड्रोक्सल या क्लोरीन। अगर हम इसका ऑर्डर देखें, वैसे तो कंप्लीट ऑर्डर मैंने दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ऑर्डर बता देता हूँ इन चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। तो यहाँ पे आपका साइनाइड जो है दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर उसके बाद वाटर मॉडरेट में आ जाता है और इसी तरह फिर OH नेगेटिव और ये सारे वीक लिगेंड्स में आ जाते हैं। तो ये ऑर्डर बनता है, तो इस वजह से जो है इसका जो कम्प्लेक्स बनता है वो आपका ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सिंपल ये ट्रिक आपने अप्लाई करना है यहाँ पे। 21 द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड इज प्रिडिक्टेड बाय द फजान रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फजान रूल कहता है कि अगर आपने कोवलेंट कैरेक्टर चेक करना है किसी भी आयनिक कंपाउंड में, तो उसका जो कीटाइन है,
एक कीटाइन होता है कीनाइन, कीटाइन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज देख लें, एंड कीटाइन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अगर कीटाइन का चार्ज, ठीक है, इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो आपका क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कीटाइन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जितना ज़्यादा कीटाइन का चार्ज होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ता जाएगा, जितना कीटाइन का साइज कम होगा आपका उतना कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ना वो कम होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे फजान रूल अप्लाई होता है। 22 विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, किस में ज़्यादा होती है, तो इसको करेक्ट ऑप्शन ए है। कैसे, स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो दिस इज द ऑर्गन, और उसके बाद 4s क्या होता है स्टूडेंट, 4s2 और 3d के अंदर एक 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इजीली रिमूव कर सकते हैं। इस तरह फिर आपके पास ये फुल फिल्ड होता है, तो यहाँ से भी आपका वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, सेकंड या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी। लेकिन जब आप फोर्थ निकालना चाहते हैं तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गोन। तो अब ये नोबल गैस कन्फिगरेशन हो चुकी है और ऑक्टेट रूल इसका कंप्लीट है। यहाँ से फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालना दैट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे इसकी फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो वेरी 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 लार्ज होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो ए बनेगा। बाकी की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें तो उस केस में यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा, तो स्कैंडियम इज द करेक्ट ऑप्शन है। 23 जो है, विच फास्फोरस कंपाउंड इज यूज्ड एज अ पावरफुल डेसिकेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द लेबोरेटरीज। तो P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड इज द एक्सीलेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो जब भी आप किसी वाटर में इसको एब्जॉर्ब करवाते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ड्राई कर लेता है आपके सॉल्वेंट को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस गैस विद द गार्लिक लाइक ऑर्डर प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फास्फाइड विद द वाटर। तो गार्लिक ऑर्डर जो है वो आपकी फास्फीन गैस है, PH3 जो है इसकी गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है PH3 फास्फीन गैस, और इसको आप कैल्शियम फास्फाइड से प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, Ca3P2 ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसके रिजल्ट में आपको मिलती है फास्फीन गैस और साथ मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, फास्फीन गैस। 25 विच कंपाउंड हैज़ ब्रोमीन इन दी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्वेश्चन ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन से लिया गया है। तो जब आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हेलोजन की तो उसको कहते हैं हैपोब्रोमस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हैपोब्रोमस एसिड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हेलोजन की, जबकि ब्रोमिक एसिड में +5 होती है, ब्रोमस एसिड में +3 होती है और पर ब्रोमिक एसिड में आपकी +7 होती है, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी बनेगा, ब्रोमिक एसिड 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, विच टाइप ऑफ आयोनाइजेशन टेक्निक इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज बेस्ट सुटेबल फॉर द लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स। जब आप लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स की फ्रेगमेंटेशन करते हैं या इसको एनालाइज करते हैं बाय द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो यू हैव टू यूज द माल्डी या इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन यूज करते हैं, सॉफ्ट टेक्निक यूज करनी पड़ती हैं, ESI इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन, या आप यूज करते हैं माल्डी मैट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन, दिस इज द सॉफ्ट टेक्निक है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बायोमॉलिक्यूल्स के लिए आप माल्डी यूज करते हैं, सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक। In NMR, the splitting pattern of proton is determined by the neighboring proton. तो जब भी किसी भी प्रोटॉन की स्प्लिटिंग होती है वो नेबरिंग प्रोटॉन की बेस पे होती है, और इसको हम लिखते हैं, स्प्लिटिंग का फार्मूला होता है n+1। ठीक है, तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे नेबरिंग प्रोटॉन, n फॉर नेबरिंग प्रोटॉन, तो उसमें आप +1 कर दें तो उसके अकॉर्डिंग उनकी पीक्स आती हैं, स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 28 है, which functional group exhibit two distinct peaks around the 280 to 2090 and 27। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का ऑलरेडी हमारा लेक्चर जो है पब्लिक है, पब्लिश हो चुका है, आप उसको वॉच भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट सीरीज बताई हुई है कि आप इन वैल्यूज़ को किस तरह याद कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड के केस में कार्बोनाइल पीक के साथ साथ आपको 2 पीक्स जो है वो 2900 और 2700 के एरिया में आपको मिलती हैं, छोटी पीक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपकी पीक है ना, तो यहाँ पे आपकी छोटी पीक्स आपको 2 यहाँ पे मिलती हैं, तो ये एल्डिहाइड की पीक्स होती हैं, और ये आपकी अगर कार्बोनाइल की पीक है तो ठीक है। तो ये आपका 3000 रीजन है, तो यहाँ पे आपको
2700 2800 में 2 पीक्स मिलती हैं, तो ये एल्डिहाइड को कंफर्म करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, व्हाट इज द लैम्डा मैक्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो यहाँ आप वुडवर्ड फिजर रूल आप अप्लाई करेंगे, तो उसको यूज़ करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखें तो दिस इज दी हेट्रो एनुलर रिंग है। ये कौन सा है, आपकी जो डी लोकलाइजेशन है 2 रिंग में जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड दी हेट्रो एनुलर रिंग। और हेट्रो एनुलर रिंग के केस में आपकी जो बेस वैल्यू हम चूज़ करते हैं वो आपकी होती है 214 नैनोमीटर होती है, और अगर होमो एनुलर रिंग हो तो उसमें 253 होती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और याद रखें, रिंग रेजिड्यू चेक करें ज़रा। तो यहाँ पे रिंग रेजिड्यू 3 हैं। कैसे 3 हैं, यहाँ पे देखें, एक ये रिंग रेजिड्यू बनता है, एक आउटर वाला, एक ये बनता है, एक ये वाला, तो 3 रिंग रेजिड्यू हैं। तो रिंग रेजिड्यू की 3 हैं, तो 3 × 5, तो ओवरऑल वैल्यू 15 आ जाएगी रिंग रेजिड्यू की। यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक देखें। अच्छा, इस रिंग के हवाले से तो एक्सोसाइक्लिक नहीं बन रहा क्योंकि डबल बॉन्ड डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच नहीं है, लेकिन इस रिंग का देखें तो इसका डबल बॉन्ड डायरेक्टली दूसरे रिंग के साथ अटैच है, तो यहाँ पे एक एक्सोसाइक्लिक रिंग भी मौजूद है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 वैल्यू है, तो ये 5 वैल्यू इसकी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एक OR ग्रुप भी लगा हुआ है, और हमने ये भी देखा है कि जो OR ग्रुप हो उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 6 नैनोमीटर। तो टोटल कर लें इसको, तो ये आपकी ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी बनेगी, 240 नैनोमीटर, जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है ये आपकी जाके बनेगी इस कंपाउंड के लिए। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे देखें 3 मिथाइल ग्रुप भी है सर। नो, 3 मिथाइल उस वक्त वैल्यू काउंट होती है जब वो कॉन्जुगेटेड जो डबल बॉन्ड होता है उसके साथ डायरेक्ट जो है वो मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप अटैच हो, उस वक्त हम उसको वैल्यू को काउंट करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ओके, 30 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में, वो हैपर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट को देख के पढ़ते ही नहीं है, हालांकि वो बहुत ईजी स्टेटमेंट्स होती हैं, ईजी क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आप 2-3 मरतबा आप उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है। तो यहाँ पे देखें, जैसे ये बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन है सबसे सिंपल। वो कहता है गिवन मिक्सचर ऑफ 3 कंपाउंड्स हैं, एक्स वाई जी मिक्सचर है कंपाउंड्स का जिनकी वेरिंग पोलैरिटीज डिफरेंट है। वो कहता है कि एक्स कंपाउंड है जो कि हाईली पोलर है, वाई मॉडरेटरी पोलर है, और जी कंपाउंड जो है ये नॉन पोलर नेचर का है। विच कंपाउंड विल इल्यूट लास्ट, लास्ट में ये कंपाउंड कौन सा इल्यूट होगा इन दी रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी यूज की गई है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, ये आपका कॉलम है, ठीक है, आप इसमें स्टेशनरी फेज पैक कर देते हैं, क्योंकि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है। तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में जो आपकी स्टेशनरी फेज होती है वो आपकी कौन सी होती है, नॉन पोलर होती है, ये नोट कर लें। तो यहाँ पे आपकी स्टेशनरी फेज क्या होगी स्टूडेंट, नॉन पोलर नेचर की होगी। आपने यहाँ से मिक्सचर ऐड किया, कौन कौन से, एक्स प्लस वाई प्लस जी। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, जब आपका जो एनालाइट आता है और आपकी स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पे देखें कि आपका जो एक्स कंपाउंड है दिस इज दी हाईली पोलर है, एक्स कंपाउंड हाईली पोलर है। तो हाईली पोलर होने की वजह से आपकी स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है, तो इसको बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा और ये फौरन इल्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपका एक्स कंपाउंड इल्यूट होगा, फिर उसके बाद देखें जो आपको मॉडरेटली है वो इल्यूट होगा वाई, जबकि जी कंपाउंड मोर नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर और स्टेशनरी फेज भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, तो ये बाद में जाके आपका इल्यूट होगा। तो लेटर जाके ये इल्यूट होगा जी आपका कंपोनेंट, क्योंकि इसकी स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन ग्रेटर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी बनेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक पॉलीमर इज यूज्ड टू मेक द बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए कौन सा यूज होता है। तो यहाँ पे हम केवलर जो आपका पॉलीमर है दिस इज यूज्ड। केवलर जो पॉलीमर है दिस इज द स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, हीट रेजिस्टेंट होता है, एंड दिस इज आल्सो द इमाइड पोलर। टेरिथैलिक एसिड और पैराफिनाइलिन डाइअमीन का ये जो है ना वो पॉलीमर बनता है। तो केवलर बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 32, द मोनोमर्स ऑफ पॉलीकार्बोनेट कॉमनली यूज्ड इन द आईवेयर लेंसेज। तो पॉलीकार्बोनेट ये बना होता है आपका बिस्फिनोल ए एंड फास्जीन का जो है, दिस इज द पॉलीमर ऑफ बिस्फिनोल ए एंड फास्जीन का बना होता है पॉलीकार्बोनेट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनो एसिड इज कंसीडरली एसेंशियल इन द ह्यूमन डाइट।
तो इसमें से देखें जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उसका मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है स्टूडेंट्स आपको। ये लेक्चर भी हमारा अमीनो एसिड पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पब्लिश्ड है ऑलरेडी। तो उसके लिए मैंने आपको एक बताया था फार्मूला, शॉर्ट ट्रिक, मैट MATT मैट विल फ्लाई, PHL और Y को आपने क्या कर देना, इग्नोर कर देना, इसको निकाल देना आपने। यहाँ पे देखिए जो M है, M फॉर मैथियोनिन, A फॉर आर्जिनिन, दिस इज दी आप देखें तो यहाँ थ्रियोनिन है, मैथियोनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। तो यहाँ पे देखें तो ल्यूसिन जो है दिस इज द एसेंशियल अमीनो एसिड, ल्यूसिन जो है एसेंशियल अमीनो एसिड, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ये सारे के सारे जो 10 अमीनो एसिड्स हैं, दीज आर दी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा एसेंशियल में वो आपका ल्यूसिन है, जबकि ये ग्लाइसिन, एलानिन और प्लोरीन ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये बॉडी खुद तैयार करता है, इसको डाइट में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड्स की ये नेचर होती है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मीजो कंपाउंड की ये नेचर होती है कि इसमें कायरल सेंटर तो मौजूद होते हैं, 2 कायरल सेंटर ऑलमोस्ट होते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होता है वो ए कायरल होता है। तो दे कंटेन द कायरल सेंटर बट आर ए कायरल ड्यू टू द इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस वजह से यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ए बनेगा। 35 है, हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पे भी क्लोरीन है, 3 पे भी क्लोरीन है, ये आप इसको इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लें। तो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन अगर हम देखें यहाँ से पास आउट करें तो दिस इज द सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ये कौन सा है, सिमेट्रिकल है। और अगर तो नॉन सिमेट्रिकल हो तो उसको तो बहुत सिंपल फार्मूला 2 की पावर n, आप 2 कायरल सेंटर हैं, एक ये कायरल सेंटर है एक ये है, तो 4 की वैल्यू होती, लेकिन दिस इज द सिमेट्रिकल कंपाउंड। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड के भी हमने 2 केसेस बनाए थे कि अगर आइदर आपका जो स्टीरियो सेंटर्स हैं वो इवन नंबर में है या ऑड में है। तो यहाँ पे इवन नंबर में है, तो इवन नंबर के केस में जो हम फार्मूला इसका यूज़ करते हैं वो यूज़ करते थे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स के लिए 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। तो टोटल स्टीरियो सेंटर 2 है, तो 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 2/2-1। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करें 2 की पावर 2-1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 2 से तो 1 में से 1 0, तो 2 की पावर 0 1। तो यहाँ पे ओवरऑल जो टोटल आपके स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है वो 3 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, नॉन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन है, 3 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है इन दिस कंपाउंड। 36 है, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर इन द गिवन स्ट्रक्चर। तो ये आपने आर और एस नेमिंग चेक करनी है इसकी। ईजी सिस्टम तो वैसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू बॉन्डेड नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो दिस इज द कायरल सेंटर, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ इस कार्बन के साथ आपका डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है, तो आप इसको नंबर 1 देंगे, क्या देंगे, नंबर 1 देंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें तो इस कार्बन के साथ ये पे कार्बन अटैच है, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, क्योंकि हम आपका जो ये है दिस इज दी एल्डो ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ पे कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है और सेकंड 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो इसको प्रायोरिटी 2 देंगे। तो आपकी ये 1 प्रायोरिटी, ये 2 प्रायोरिटी होगी और ये 3 प्रायोरिटी एंड दिस इज दी 4 प्रायोरिटी। आप ज़रा घुमाएं इसको एरो को, तो 1 2 फिर 3 की तरफ जाते हैं, तो दिस इज 1 2, तो ये बनेगा। बज़ाहिरन आपको लग रहा है कि क्लॉक वाइज जो होता है वो आर कन्फिगरेशन होती है, लेकिन मैंने आपको स्टूडेंट ये ट्रिक बताया था, ये हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का ये कंप्लीट आर एस कन्फिगरेशन किस तरह आपने नेमिंग देनी है, कंप्लीट लेक्चर हमारा पब्लिक है, ठीक है, पब्लिश्ड है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपकी लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पोजीशन पे होगी तो फिर आपका जो एरो बन रहा है क्लॉक वाइज तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज तो एस आपकी कन्फिगरेशन होगी ओवरऑल मॉलिक्यूल की। लेकिन अगर लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो फिर आप उसकी कन्फिगरेशन क्या कर देते हैं, उलट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें आपकी लीस्ट प्रायोरिटी 4 हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज है आर बनना चाहिए था, लेकिन 4 पे प्रायोरिटी होने की वजह से ये आर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एस के अंदर है। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल की अगर हम देखें तो दिस इज द एस कन्फिगरेशन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, 36 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 37 विच टाइप ऑफ कंपाउंड शो द टाटोमरिज्म फिनोमेना। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन कीटो इनोल टाटोमरिज्म बनाते हैं। इस तरह इमाइनो एसिड में प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है,
कहाँ से, कार्बोक्सिल ग्रुप से अमीन की तरफ जाता है, तो ये भी ज़ीटर आयन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेरिक एसिड है। विलेरिक एसिड जो है दिस इज द पेंटानोइक एसिड भी इसको कहते हैं, आयोपिक नेम है इसका। कार्बन कार्बन कार्बन, दिस इज द कार्बन, और इस कार्बन के साथ आपका कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, तो दिस इज कॉल्ड द विलेरिक एसिड, कॉमन नेम है इसका, और आयोपिक नेम इसका क्या है, पेंटानोइक एसिड है। तो दिस इज द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 39, टोलिन ऑन ऑक्सीडेशन विद द क्रोमाइल क्लोराइड। टोलिन की जब ऑक्सीडेशन होती है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो इसके रिजल्ट में जो आपको कंपाउंड मिलता है दिस इज द बेंजल्डिहाइड। एक्चुअल में यहाँ पे देखें तो टोलिन है, दिस इज द टोलिन। यहाँ पे जब हम यूज़ करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, तो ये बनता है क्रोमियम कम्प्लेक्स जाके बनता है इस तरह का, CHOCrOHCl2 का ट्वाइस, दिस इज द कम्प्लेक्स बनता है। फिर आप जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H3O पॉजिटिव, तो इसके रिजल्ट में दिस इज कन्वर्टेड इनटू दी एल्डिहाइड ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में, तो यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड बनता है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इस रिएक्शन को आप इटॉर्ड रिएक्शन कहते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज, नोट कर लें, इटॉर्ड रिएक्शन कहते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है इटॉर्ड रिएक्शन। 40, द अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल, दिस इज द सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है और यहाँ पे हैलोजन को रिप्लेस करता है और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 41 है, अल्कोहल मैन्युफैक्चर फ्रॉम द वाटर गैस। तो वाटर गैस है CO प्लस H2 का जो मिक्सचर होता है, आप कैटलिस्ट क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर यूज़ करते हैं, तो इसके रिजल्ट में आपको कौन सी गैस मिलती है, ओनली मेथनॉल यहाँ पे फॉर्मेशन होती है वाटर गैस से, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 42, आर्थोजैलीन, जब आप इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, आर्थोजैलीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्थोजैलीन, CH3 एंड दिस इज द CH3। जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ, तो ये क्या होता है, आपके जो अल्काइल चेन्स हैं वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाती हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो ये बन जाएगा COOH और दिस इज SO, इसको कहते हैं थैलिक एसिड। जब आप इसको हीट करते हैं थोड़ा सा, जब आप हीट करते हैं तो ये बनता है थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, CO एंड दिस थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। और थैलिक एनहाइड्राइड जब बनता है, जब आप इसका रिएक्शन फिनोल के साथ करवाते हैं, फिनोल प्लस H2SO4 के साथ, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू द फिनोफ्थलीन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका जो वाई प्रोडक्ट है दिस इज द फिनोफ्थलीन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 43, द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन द मोनोसैकेराइड एंड द डाइसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है वो बारफोर्ड टेस्ट यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव फॉर हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे जो एसिड हेलाइड्स होते हैं दीज आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड द हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, दीज आर वेरी रिएक्टिव, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंड्यूसिंग स्लीप, इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो स्लीप को इंड्यूस करवाती है, तो दिस इज द बारब्यूटेरिक एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं दे इंड्यूस द स्लीप, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये इन्फॉर्मेटिव है, जनरल केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज का जो मॉक टेस्ट जो केपी के स्टूडेंट्स के लिए है 45/45 MCQ, और आपने ज़रूर मेंशन करना है अगर आपने हमारे इस टेस्ट को ऑनलाइन गूगल टेस्ट को सॉल्व किया है, कितने नंबर आपने ऑब्टेन किए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर नए स्टूडेंट्स आप हैं और फर्स्ट टाइम इस डिस्कशन को सुन रहे हैं, तो इस टेस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मौजूद है, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर करता चलूँ, जो हमारे KPK के स्टूडेंट्स हैं, एंड टेस्ट इज़ गोइंग टू बी कंडक्ट ऑन द 1 नवंबर, जो KPK का टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है लेक्चर केमिस्ट्री का। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लक, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए। इसके साथ मैं आपसे शेयर करता हूँ दीज 2 डेज आर वेरी क्रिटिकल, मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करें। अगर हम पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप उनकी ज़रूर एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, MCQ की भी, और उसके लेक्चर्स को भी ज़रूर देखें। इसमें से अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, और फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पास्ट पेपर्स में, लेक्चर केमिस्ट्री के पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं 4 से 5 क्वेश्चन। केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर आपने बहुत करना है अच्छे तरीके से। सरफेस केमिस्ट्री BS लेवल पे,
सरफेस केमिस्ट्री, इस चैप्टर को आप प्रिपेयर कर लें। और कोलाइड को देख लीजिए, कोलाइड्स। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूशन और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सॉल्यूशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मेटलर्जी का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, मेटलर्जी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम भी कोई 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो मेटलर्जी से उन्होंने दिए हैं, तो इस चैप्टर को वेल प्रिपेयर्ड करें, मेटलर्जी। इसके साथ साथ न्यूक्लियर केमिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यहाँ से भी कोई 5 से 6 क्वेश्चन लास्ट टाइम रिपीट हो चुके हैं आपके पास पेपर्स में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का चैप्टर। तो ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से आपका सॉल्ट एनालिसिस और उसके साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे तरीके से देख लें, हमारे ऑलरेडी लेक्चर जो हैं वो पब्लिश्ड हैं, उसको पढ़िएगा। और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बाकी S&P ब्लॉक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम भी कोई 4 से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से उसने लिए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, और इन चैप्टर्स की लास्ट पे आप रिवीजन करें, MCQ की प्रैक्टिस करें। जितने भी पास पेपर्स मैंने डिस्कस करवाए हैं उन सारे पेपर्स को सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह यू विल परफॉर्म द बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इस तरह की अपडेट्स, इस तरह के मॉक टेस्ट आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।